हेलो दोस्तों, आज से हम इनकम टैक्स शुरू कर रहे हैं पढ़ने के लिए। आइए देखते हैं धीरे धीरे, किसी भी बात को इधर उधर करें हम, इससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट क्लास में चलते हैं। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन लेनी है जो हम लास्ट में देंगे आपको। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो हमारा है वो सबसे पहले, अभी तो अगर देखा जाए तो पढ़ा जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, लेकिन इससे पहले भी इनकम टैक्स शुरू हुआ था। इनकम टैक्स एक्ट जो था सबसे पहले वो 1860 मतलब 1860 में आया, जिसे लाने वाले कौन थे? सर जेम्स विल्सन। जो आधारित था किस पर? क्या इन्होंने बनाया था? नहीं, इन्होंने ब्रिटिश आयकर अधिनियम जो था उस पर उन्होंने मतलब वहाँ पे जो एक्ट चलता था वही उठा के इन्होंने उसी को क्या किया, कॉपी कर लिया और वही लाके यहाँ पे अपने यहाँ शुरू कर दिए। फिर उसमें धीरे धीरे संशोधन होता गया, चेंजिंग आती गई। चेंजिंग में 1886, 1918, 22, 1900 ये आए। उसके बाद डायरेक्ट 1961 है जो हमारा एक्ट बन गया। फिर उसके कुछ दिन बाद विदिन 1 ईयर लग गया, रूल्स बनाए गए। भाई कोई चीज़ें होती हैं चलती कैसे हैं, एक्ट तो बन जाता है, कैसे रूल बन गया लेकिन चलेगा कैसे? तो ये चीज़ें चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? रूल चाहिए। रूल मतलब होता है, जैसे आप कहोगे सर जी एक्ट कैसे बनता है, तो एक्ट से पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब प्रॉब्लम होता है तो उसकी सोल्यूशन खोजी जाती है, और जब सोल्यूशन खोजा जाता है तो सोल्यूशन के लिए क्या किया जाता है? सब ऐसे तो मिल नहीं गया, उसके रूल्स बनाने पड़ेंगे ना। तो एक बुक लिया जाता है, उस बुक में क्या किया जाता है, सारे रूल्स लिखे जाते हैं कि क्या कैसे होना है। मान लीजिए एक एक्सीडेंट हो रहा है, एक ऐसा रोड है जहाँ पे बार बार चारों तरफ से आने जाने का रास्ता है और बीच में कोई है नहीं वहाँ रोकने वाला, तो ट्रैफिक पुलिस नहीं है, तो एक्सीडेंट श्योर है, पक्का है होना। अब ऐसी कंडीशन पे लोग क्या करेंगे? जाएंगे, आवाज़ लगाएं, उठाएंगे और इस पर फिर केयर किया जाएगा। फिर इस पर क्या करेगी गवर्नमेंट? एक्ट बनाने की कोशिश। उस पर क्या होगा? रूल बनाया जाएगा। भाई सारे रूल्स लिखे जाएंगे कि अब ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, यहाँ एक आदमी होगा वो ये करेगा, वो ऐसा करेगा, सारी कंडीशन उसमें बता दी जाएगी। फिर वो क्या किया जाएगा? पार्लियामेंट में भेज दिया जाएगा। पार्लियामेंट में 2 लोग होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। यहाँ से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जब अपना सिग्नेचर कर देंगे तो वो एक्ट पास हो जाएगा, मतलब वो एक्ट बन जाएगा। और वो एक्ट क्या किया जाएगा? उसे लागू कर दिया जाएगा। और उसे जब लागू कर दिया जाएगा तो वो कब किया जाएगा? ये चीज़ें तो वो रूल्स फॉलो किया जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पे है, इसलिए मैंने लिख दिया है छोटे बहुत साफ शब्दों में कि व्हाट टू डू, और यहाँ हाउ टू डू। मतलब यहाँ पे एक्ट बताता है कि क्या करना है, लेकिन रूल्स हमें बताते हैं कि कैसे करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक्ट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा है वो लैटिन वर्ड के टैक्सो शब्द से बना है, जिसका मतलब है रेट ऑफ टैक्स। यहाँ पे देखिए, मैंने जो अभी आपको बताया कि सबसे पहले वो बिल बनता है, उसे फिर 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा होता है, फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, देन एक्ट पास हो जाता है। तो ये कंडीशन होती है। अब ये बात याद रखिएगा कि लैटिन वर्ड के टैक्सों से बना है और जिसका मतलब है रेट ऑफ टैक्स। आगे आते हैं, टैक्स 2 टाइप के होते हैं। टैक्स क्या होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमारे इनकम पर डिपेंड होता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गुड्स एंड सर्विस पर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसे टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किस पर डिपेंड होता है? इनकम पर। और डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स एंड सर्विस पर। अच्छा, इनकम, इसे डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा गया और इसे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा गया? तो डायरेक्ट टैक्स इसे इसलिए कहा गया क्योंकि किसी भी पर्सन के जब टैक्स चार्ज होते हैं तो वो डायरेक्ट किसका? गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। मतलब उस पर्सन का रिलेशन डायरेक्ट गवर्नमेंट के से रिलेशन होता है, मतलब इसके अकाउंट से डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, कोई सामान कंपनी बनाती है, उसे दूसरों को बेचती है, होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर, कई ऐसे बीच बीच में आ जाते हैं अपना, तो उनको बेचती है। फिर उसके बाद कस्टमर। जब कस्टमर मतलब होता है जो अंतिम फाइनल कंज्यूमर होता है, उसे मतलब उपभोग कर लेता है, लेके
खरीद के खा पी के ख़त्म कर देता है, उपयोग में अपने ले लेता है, तो वो क्या करता है, वो अपना अमाउंट किसको देता है, शॉपकीपर को। मैंने यहाँ शॉपकीपर लिखा है इसलिए क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आएंगे, मतलब होल सेलर आ जाएंगे, रिटेलर आ जाएंगे, और बीच में जो शॉप होते हैं छोटे मोटे वो सब आ जाएंगे। फिर वो क्या करेगा, कंपनी को देगा, कंपनी ले ये इनको देंगे, ये इनको देंगे, स्टेप बाय ऐसे चढ़ते जाएंगे और डायरेक्ट ऊपर गवर्नमेंट मिलेगा। जो लास्ट में होगा वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को अपना टैक्स पे करेगा। रुक जाइए, मैं क्या करता हूँ, अपना एयर फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। मैसेज आते रहेंगे अगर फ़ोन ऑन रहेगा, तो मैंने इसलिए क्या किया, उसे ऑफ़ कर दिया। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब बात आती है डायरेक्ट टैक्स में एक्सपेंस, मतलब एग्जांपल के रूप में कौन सा टैक्स हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स में हम इनकम टैक्स को पढ़ेंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम किसको पढ़ेंगे, जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ऐसे आजकल सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें जीएसटी हैं। क्लियर। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। जो एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट फर्स्ट, गवर्नमेंट की लिस्ट होती है कुछ। चलिए अभी लिस्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन सा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देते हैं यूनियन का लिस्ट जो है वो कौन सा है, फर्स्ट है। द 7th शेड्यूल कौन सा, 82 नंबर हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिए 82 नंबर हो गया। लिस्ट कौन सा हो गया, पहला हो गया, और 7 शेड्यूल हो गया। क्लियर। चलिए हम इसे हटा देते हैं ताकि हमें स्पेस मिलता रहे आगे। उसके बाद मैंने आपको ये बीच में कौन सी प्रॉब्लम आ गई, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में। चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा और सही कर लूँगा। अभी मैं शुरू किया हूँ ऑनलाइन, ऑफलाइन पढ़ाया तो बहुत साल, लेकिन ऑनलाइन अभी शुरू किया है, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा मुझे सही करने में सब। चलिए कोई बात नहीं, आने दीजिए जो आ रहा है बीच में। आइए शुरू करते हैं हम अपना वर्क। बीच में कन्फ्यूजन कर रहा है। तो इनकम टैक्स एक्ट मैंने बताया कि जो है क्या हुआ है, डायरेक्ट टैक्स है, एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट फर्स्ट है, 7th शेड्यूल है, आर्टिकल 246 है। किसमें, इंडिया हैज़ पावर ऑफ पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के यहाँ पे सारी चीज़ को डिफाइन किया गया है। अब बात की गई है यूनियन लिस्ट की। तो लिस्ट आपने वहाँ पढ़ा यूनियन लिस्ट, तो लिस्ट जो हमारा है वो कितने हैं, 2 हैं, 3 है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, यूनियन लिस्ट मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में आती है, जिसमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी दिखाता है, वहाँ इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, और ये दोनों मिलकर जो पावर बनाते हैं, मतलब मेक रूल्स जो बनाते हैं। देखो मैंने लिखा बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक पावर, जो दोनों मिलकर पावर बनाते हैं। लेकिन इसमें अभी तक कोई टैक्स आइटम नहीं डाला गया है। तो ये स्टेट का हो गया, ये गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में क्या क्या है और स्टेट गवर्नमेंट के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इनकम टैक्स है जो एंट्री नंबर 82 पे आप पढ़ रहे हो, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है जो अब समाप्त कर दिया गया है, और सेंट्रल सेल्स टैक्स जिसे मतलब CST और GST भी अब तो इन्हीं के अंडर में है, और स्टेट के अंडर में एक्साइज ड्यूटी है। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी यहाँ भी है, इनके भी है, उनके भी, लेकिन इनके पास सब कुछ है। इनके पास एल्कोहल से रिलेटेड जो है वो है, बैट है मतलब जिसे सेल्स टैक्स, और स्टैंप ड्यूटी, ये इतना इनके पास है स्टेट गवर्नमेंट के पास। आइए हम अभी कई चीज़ों पढ़ रहे थे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स को पढ़ लेते हैं। तो इनकम टैक्स को क्या होता है, टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन इनकम, मतलब जो हमारे इनकम पर टैक्स लगे उसे इनकम टैक्स कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी मतलब टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, भाई कंपनियां बहुत होती हैं जो सामान बनाती हैं, तो वो जो सामान मैन्युफैक्चर करती हैं उस पर जो ड्यूटी लगता है उसे क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी।
कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी हमारा क्या होता है? कस्टम ड्यूटी जो हमारा टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर होता है, मतलब सामान जो क्या होता है आयात निर्यात होता रहता है उस पर जो टैक्स लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। सर्विस टैक्स जो अब है नहीं, मैंने बता दिया, लेकिन वो क्या होता है? टैक्स ऑन सर्विस, जो हमारे सर्विस पर टैक्स लगता है। जैसे सीए होते हैं अपनी सर्विस ही तो देते हैं, वकील ये सब मिलकर। और वैट और सेल्स टैक्स जो होता है वो टैक्स ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, जो हम माल बेचते हैं, मतलब जो कंपनियां होती हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं जो सब कुछ माल बेचते हैं। चलिए, हमें स्टेट लिस्ट नहीं पढ़ना है, कॉन्करेंट लिस्ट नहीं पढ़ना है, बट यूनियन लिस्ट पढ़ना है। तो यूनियन लिस्ट कौन सा पढ़ना था? इनकम टैक्स, मतलब यूनियन लिस्ट में कई ऐसे लिस्ट बनाए गए हैं, तो जो फर्स्ट है उसमें इनकम टैक्स को डिफाइन किया गया है। क्लियर? फर्स्ट लिस्ट में डिफाइन किया गया है। और इनकम टैक्स एक्ट 1960, इसमें एंट्री नंबर कौन सा है? 82 को है। और सेक्शन कौन सा है? 246। मतलब यूनियन लिस्ट में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। और शेड्यूल कौन सा है? 7th है। अगर बात करें टोटल, तो टोटल 298 सेक्शन है टैक्स में और 14 शेड्यूल है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे सेक्शन होता है, सब सेक्शन होता है, उसके कई नीचे कई पार्ट होते हैं, मैं उसके लिए अलग से क्लास नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। उसमें अगर सेक्शन सब सेक्शन सारी चीज़ों को मिला के देखें तो 550 है सेक्शन सब सेक्शन। ओके, याद रखिएगा। आगे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट। हमें इसे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि इससे मतलब नहीं है हमें। और क्यों अच्छा मतलब नहीं है? क्योंकि हमें इनकम टैक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सबसे बड़ी बात हमें क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स पढ़ना है। और इनकम टैक्स हमारा कौन सा देख रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान दे रहा है। क्लियर? आइए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कई डिपार्टमेंट हैं, तो कई मिनिस्टर भी हैं। तो एक फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पास, जो हमारी प्रेजेंट टाइम में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में 5 डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर के पास 5 डिपार्टमेंट हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट और इकोनॉमिक अफेयर्स। हमें यहाँ रेवेन्यू से है, रेवेन्यू क्योंकि यही हमारा इनकम का स्रोत होता है। रेवेन्यू मतलब प्राप्त होना, भाई यहीं से इनकम आ रही है। तो चलिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 2 टैक्स के 2 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, 2 पार्ट कर दिए गए हैं। तो पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, मैंने यहाँ एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है हमारा वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और रिग्रेसिव नेचर का कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? जैसे जैसे मनुष्य की इनकम बढ़ती है, कोई भी व्यक्ति हो या कंपनी हो, उसकी क्या होती है? जो इनकम है वो जितनी ज़्यादा होगी, जैसे 2.5 लाख है, कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर वो 5 लाख हो गया तो उसे कुछ ना कुछ टैक्स देना है। 10 लाख हो गया तो जितना 5 लाख दिया है उतना नहीं, उस रेट से नहीं देना, उससे ज़्यादा रेट पे देना है। मतलब प्रोग्रेस हो रहा है। आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में भाई 10,000 का आपका फ़ोन है तो चाहे कोई अमीर खरीदे चाहे गरीब खरीदे, वो सबको 10,000 का मिलेगा और टैक्स उस पर जितना है वो सबको उतना ही देना पड़ेगा। तो ये रिग्रेसिव मतलब जो फिक्स है। क्लियर? चलिए, डायरेक्ट टैक्स को हमारा CBDT देखता है, मतलब जिसका मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स को CBIC देखता है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये देखते हैं। नोट, आर्टिकल 26 ये आपको पढ़ा ही दिया है ऊपर, तो बता दिया कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं। चलिए, ये जो अभी आपने ऊपर ये सारी चीज़ें पढ़ा है उसी को मैंने एक व्यू में लिख दिया। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वही चीज़ें लिखा मैंने। ठीक, चलिए, मेरी बैटरी भी लो हो रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्टर फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट, सारी चीज़ें आपको बता दिया। अब आती है बात फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल जो एवरी ईयर बनता है, प्रत्येक वर्ष बनता है। बजट जो पास होता है उसी को किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग प्रत्येक वर्ष जो बजट पास किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? फाइनेंस एक्ट और बिल। क्लियर? नेक्स्ट पर आते हैं। एक्चुअली हम थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसे आपको एक्सप्लेन तो करना है, क्योंकि ये थ्योरी है, बेसिक चीज़ें हैं तो आपको ऐसे बताना है। लेकिन आगे जो पार्ट आएंगे उसमें
थोड़ी सी टिपिकल चीज़ें आने की कोशिश होंगी, तो वहाँ से मैं आपको बहुत आराम से अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब सेक्शन कुछ हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट पहले चैप्टर में, तो दिस एक्ट में भी कॉल्ड इनकम टैक्स पहला पॉइंट होता है। सेक्शन 1 में 3 बातें बताई गई हैं। तो पहला बात है कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। दूसरी बात, होल ऑफ इंडिया में ये जो है वो फॉलो कहाँ है, होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर को लेके इंक्लूड किया गया है इसे, ये नहीं कि छोड़ दिया गया है, इनको भी यही रूल फॉलो करना पड़ता है। अगली चीज़ें हैं, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962, मतलब 1962 में इसे क्या किया गया है, 1 अप्रैल 1962 में इसे लागू कर दिया गया है। चलिए सेक्शन 2(7) में एसएससीज पढ़ना है, मतलब इसका होता है करदाता। करदाता कौन होते हैं, तो करदाता वही होता है जो क्या करता है, कर देता है। मीन पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज लायबिलिटी एज पर दिस एक्ट, मतलब इस अधिनियम के अनुसार उस व्यक्ति को करदाता माना गया है जो क्या करता है, टैक्स पे करने की लायबिलिटी लेता है। अच्छा, ये 2 प्रकार के होते हैं, इसमें 2 बातें हुई, एक डीम्ड एक्सेसेस और एक्सेसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब जो गलती से छूट छाट जाए, और डीम्ड मतलब माना हुआ कि ये टैक्स माना हुआ कि यही टैक्स देंगे। तो माना हुआ मतलब जैसे कोई भी इनकम करता है उसे मतलब नहीं होता है, चलो ठीक है हर कोई इनकम कर रहा है, लेकिन ये हो जाता है कि यही व्यक्ति इस व्यक्ति के हिस्से का टैक्स ये भरेंगे, तो वो माना हुआ हो जाता है, उनका नाम हो जाता है कि हाँ यही भरेंगे। लेकिन एक्सेस डिफ़ॉल्ट है, जैसे मैनेजर होता है क्या करता है, अपने सभी एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, सैलरी देता है। अब उसकी लायबिलिटी होती है कि वो क्या करे, उसमें से टैक्स चार्ज कर ले। अगर वो टैक्स नहीं चार्ज करके उनको फुल सैलरी दे देता है और टैक्स नहीं चार्ज करता है, तो ये उसकी गलती है और इसकी भरपाई उस मैनेजर को करनी पड़ेगी। यही है एक्सेस ऑफ डिफ़ॉल्ट। चलिए सेक्शन 2 और 29 और सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 असेसमेंट ईयर की बात कर रहा है, और सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर। ये दोनों मैंने बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की कोशिश नहीं की, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की। ये देखिए मैंने 3 पिलर बना दिए। एक पे मैंने लिख दिया 2021, 2020, 2019, मतलब 2019 और 20 की जो कंडीशन है वो क्या है, प्रीवियस ईयर है, तो ये अंडर सेक्शन 3 में आ गया। और 2020 से 21 की जो कंडीशन है वो क्या होगा, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 असेसमेंट ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जिसमें इनकम अर्न करते हैं और टैक्स कहाँ देते हैं, नेक्स्ट ईयर। भाई साल भर टैक्स कमाओ और उसके बाद क्या करो, 31 मार्च के बाद आप क्या करिए, अपना टैक्स पे कर दीजिए, तो टैक्स इज पेबल। तो प्रीवियस ईयर में टैक्स इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। चलिए सेक्शन 231, मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में हम केस को पढ़ेंगे, पर्सन। होगा सर जी क्या पर्सन, व्यक्ति भी कई प्रकार के होते हैं, हाँ भाई व्यक्ति भी कई प्रकार के होते हैं। इंडिविजुअल मतलब हम आप, पर्सन 2 होते हैं। सबसे पहली बात होती है, एक होता है नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल हम सब हैं, आर्टिफिशियल जैसे कंपनी हो गई, तो HUF नेचुरल है, कंपनी देखो आ गया आर्टिफिशियल, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, ये सब आपके बताए गए हैं, ठीक। ऐसे सेक्शन 4 में चार्ज ऑफ इनकम टैक्स बताया गया है। तो इनकम टैक्स को हम कैसे चार्ज करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकम टैक्स शैल बी चार्ज। इनकम टैक्स चार्ज होता है फॉर एनी असेसमेंट ईयर, किसी भी असेसमेंट ईयर में होगा। अच्छा चलो, इनकम टैक्स चार्ज होगा किसका होगा, असेसमेंट ईयर में होगा, ठीक। कैसे होगा, तो रेट्स स्पेसिफाइड, मतलब असेसमेंट ईयर, उस असेसमेंट ईयर में क्या किया जाएगा, रेट को स्पेसिफाइड किया जाएगा फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। भाई देखा जाएगा कि कौन सा टैक्स का रेट चल रहा है, कितना लगेगा, किस कितने % से, तो वो चीज़ें ऑन किस पर, टोटल इनकम पर। आगे मैं बताऊंगा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मतलब उसे क्या करना है, प्रीवियस ईयर पर
टैक्स देना है। प्रीवियस ईयर का जो इनकम किया है उसे क्या करना है, असेसमेंट ईयर में टैक्स देना है। ओके, थैंक यू। हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि ये जो भी क्लास है फुल, वो सबसे पहली बात फुल फ्री है, मतलब पूरा कोर्स आपको फुल फ्री मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है, आप अगर सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल क्या क्या होगा, तो यहाँ पे थ्योरी एंड न्यूमेरिकल आपको पूरा पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर ही, हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। यहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। एट 9140350869 इस पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको मिल जाऊँगा। थैंक यू। तो आप पढ़िए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। मैं और अच्छा कोशिश करूँगा। थैंक यू।